औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ यासिर बरियार, लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 और उसका टॉपिक फर्स्ट है एटम एंड एविडेंस ऑफ एटम। डियर स्टूडेंट्स, एटम में जो हम बातें डिस्कस करेंगे उसमें मीनिंग्स, उसकी डेफिनेशन एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। आइए देखते हैं मीनिंग्स ऑफ एटम। जो वर्ड एटम है वो एक ग्रीक वर्ड एटोमस से ड्राइव किया गया है, विच मीन्स इंडिविजिबल। इंडिविजिबल मीन नाकाबिल तकसीम, जिसको हम मज़ीद डिवाइड ना कर सकते हों। ग्रीक फिलासफर जिसमें डेमोक्रिटस का एक नाम आता है, जिसने कहा कि अगर हम मैटर को इस तरह रीडिवाइड करेंगे उसका एक बेसिक यूनिट बचता है जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते हैं। डेमोक्रिटस ने उसको एटम का नाम दिया। इसी तरह एटम जो है वो वर्ड आटोमी का डेरिवेटिव है, जिसमें आ मीनिंग नॉट एंड टोमी मीन टू कट, मीनिंग नॉट टू कट। इसका मतलब फिर वही है, ना इनडिविजिबल, मतलब जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जिसको हम मज़ीद और कट नहीं कर सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन में जो एटम की डेफिनेशन है उसको मैं दो तरह से एक्सप्लेन करूँगा। जो उसकी फ़र्स्ट डेफिनेशन है वो ये है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये जो डेफिनेशन है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, इसका मतलब ये है कि जो एटम है वो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एटम्स हैं वो केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं। केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। रिएक्टेंट जिसमें रिएक्टेंट्स के जो बॉन्ड हैं वो ब्रेक होते हैं और प्रोडक्ट में बॉन्ड जो है वो फॉर्म होते हैं, मतलब नए बॉन्ड्स बनते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू वाटर। जब ये वाटर बनता है, अब ज़रा देखें, ये जो हाइड्रोजन है H2, ये दो हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बना हुआ है और ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बनी हुई है। इसका मतलब ये होगा कि बेसिकली ये एटम से मॉलिक्यूल जो ये बने हुए हैं ये एटम से मिलके ही बने हुए हैं। अब होता क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आपस में जो बॉन्ड है, ऑक्सीजन का आपस में हाइड्रोजन का आपस में बॉन्ड ब्रेक होता है और नए बॉन्ड जो हैं वो बनते हैं और मिलके वो क्या बना रहे होते हैं, वाटर। इट्स मीन कि जो एटम है वो केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं। अब हम देखते हैं एग्जांपल ऑफ एटम। एग्जांपल में हाइड्रोजन, सोडियम, फेरिक, मैग्नीशियम, क्लोरीन और हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और ईटीसी, हमने रेडॉन वगैरह भी देखा हुआ है, वो भी, ये सारे एटम्स हैं। बच्चे ये जो मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं एटम की, इसमें ही एक एटम की एक और डेफिनेशन छुपी हुई है। अब ये जो एटम मैंने लिखे हुए हैं ये वो एटम हैं जो कि फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, और ये वो एटम हैं जो कि फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। अब ज़रा देखें, ये एटम जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट शेल हैं वो कंप्लीट नहीं है, और ये वो एटम हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल क्या हैं, कंप्लीट है। इट्स मीन कि ये या तो डुप्लेट रूल को या वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। जो भी एटम डुप्लेट रूल को या ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा वो स्टेबल होगा, मतलब वो फ्रीली एग्जिस्ट करेगा, और जिनके आउटर मोस्ट शेल में फ्रीली इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो फ्रीली एग्जिस्ट भी नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि अब हम एटम को एक और तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो एटम है वो फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। इट्स मीन अब हम इसकी ज़रा दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं कि जो एटम है वो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एटम विच मे आर मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली।
इसका मतलब ये हुआ कि एटम जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है और नहीं भी कर सकता इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इस तरह हमने अब एटम की दो चीज़ों को एक्सप्लेन कर लिया है, जो कि मीनिंग्स और डेफिनेशन ऑफ एटम। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बच्चों, सब एटॉमिक पार्टिकल को पढ़ने से पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर समझाता हूँ। ये मेरे पास एक एटम की स्ट्रक्चर है जिसमें ये न्यूक्लियस और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जो न्यूक्लियस के अंदर होता है वो होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और जो शेल्स हैं, जो स्फेरिकल पाथ है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब एटम के अंदर हम अभी तक तीन चीज़ें ही पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन वगैरह होते हैं। बच्चे, जो एटम है उसमें 100 से ज़्यादा पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम दिया जाता है। और ये जो पार्टिकल्स हैं ये न्यूक्लियस के अंदर भी होते हैं और बाहर भी होते हैं। ज़्यादातर जो पार्टिकल्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। आइए अब हम देखते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स को। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है इसको मैं दो तरह से क्लासिफाई करता हूँ, एक स्टेबल पार्टिकल्स एंड अदर इज़ अनस्टेबल पार्टिकल्स। स्टेबल पार्टिकल्स में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, और अनस्टेबल पार्टिकल में मीज़ोन, बोसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, etc। और भी इससे मतलब 100 से अबव जो पार्टिकल्स हैं वो एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें ये स्टेबल हैं और ये सारे क्या हैं जी, अनस्टेबल हैं। इन तीन पार्टिकल्स को फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहा जाता है। फंडामेंटल पार्टिकल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं एविडेंस ऑफ एटम। एविडेंस ऑफ एटम में मैंने बुक की एक लाइन लिखी है जो कि है, इट इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली टू सी द एटम बट नियरेस्ट पॉसिबिलिटी टू इट्स डायरेक्ट एविडेंस इज़ बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बच्चे, सबसे पहले देख लें कि एविडेंस ऑफ एटम होता क्या है। एविडेंस का मतलब होता है वजूद। हमें वजूद होना, क्या एटम का कोई वजूद है? क्या कोई एक्सपेरिमेंटल हमें कोई एक्सपेरिमेंट बताता है कि एटम मौजूद है? तो एविडेंस ऑफ एटम का बेसिकल मीनिंग ही यही है कि एटम के वजूद की तहकीक करना, कि हमें बताना, एक्सपेरिमेंट करना कि एटम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो उसकी बुक की जो पहली लाइन है वो मैंने यहाँ पे लिखी है। इसका मतलब ये हुआ कि हम एटम को एक्चुअली देख नहीं सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली टू सी द एटम। हम एटम को एक्चुअली देख नहीं सकते हैं, लेकिन कैसे देख सकते हैं? बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्योंकि ये बहुत ही करीबी एविडेंस देती है एटम को देखने का। अब बच्चे ज़रा देखें कि जो हम एटम को देखने से पहले इसका मतलब ये हुआ कि हम देख लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स को देखने का फिनोमिना क्या है। बच्चे, जब रेडिएशंस किसी ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक करती हैं और वो ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक करने के बाद अगर वो रिफ्लेक्ट हो जाएं तो हमें वो ऑब्जेक्ट नज़र आता है, अदरवाइज़ हमें वो ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो साइज़ है वो 2 नैनोमीटर है, और मैं इसके ऊपर जो रेडिएशन फॉल करवा रहा हूँ उसकी जो वेवलेंथ है वो 5 नैनोमीटर है। जब ये रेडिएशन इस ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक करती है तो ये रिफ्लेक्ट नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते हैं।
इसका मतलब एक और भी है कि हमें ऑब्जेक्ट हमेशा तब ही नज़र आएगी जब रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ से क्या हो, छोटी हो। अगर रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ से बड़ी है तो हमें कभी भी वो ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आएगा। इसी तरह मैं एक और इसकी एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है जिसका साइज़ 2 नैनोमीटर है और ये मैं रेडिएशन फॉलो करवा रहा हूँ। फ़र्ज़ करें इसकी जो वेवलेंथ है वो 1 नैनोमीटर है या 2 नैनोमीटर है। तो जैसे ही ये रेडिएशन इस ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक करेंगी तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ। अब ज़रा यहाँ पे देखें कि जो साइज़ है ऑब्जेक्ट का वो 2 नैनोमीटर है और जो रेडिएशन है उसकी जो वेवलेंथ है वो 1 नैनोमीटर है। अब यहाँ पे जो रेडिएशन है इसकी जो वेवलेंथ है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ से छोटी है। इस वजह से ये वेवलेंथ ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो रही है और हमें ये जो ऑब्जेक्ट है वो विजिबल होगा। इसका मतलब ये हुआ हमेशा ही हमें वही ऑब्जेक्ट नज़र आएगा जिसका जो साइज़ है वो रेडिएशन के साइज़ से क्या हो, बड़ा हो, या रेडिएशन की जो वेवलेंथ है उससे क्या हो, बड़ा हो। या हम इसको एक और तरह से एक्सप्लेन कर लेते हैं कि या जो रेडिएशन है उसकी जो वेवलेंथ है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ से हमेशा ही छोटी होगी या इक्वल होगी तो हमें वो ऑब्जेक्ट नज़र आएगा, अदरवाइज़ हमें वो ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आएगा। अब हम माइक्रो लेवल पर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। एक होती है ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और दूसरी होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है इसमें क्योंकि विजिबल लाइट यूज़ की जाती है और विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो 500 नैनोमीटर होती है। और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है ये वही ऑब्जेक्ट को हमें दिखाएगी जिसका साइज़ 500 नैनोमीटर या 500 नैनोमीटर से अबव होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ 500 नैनोमीटर से कम हुआ तो ये ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है इसमें इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होंगे। इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ की जाती है और इलेक्ट्रॉन्स की चूँकि वेवलेंथ बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही छोटी इसकी वेवलेंथ होती है, ठीक है। और इस छोटी वेवलेंथ होने की वजह से हम माइक्रो लेवल पर बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसको हम सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब जो एक्सरे स्टडी है वो हमें क्या बताती है कि जो एटम का जो डायामीटर होता है, बच्चे ज़रा देखें, ये मेरे पास फ़र्ज़ करें ये एटम है, ये डायमीटर कहलाता है। अगर हम इसका हाफ कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, इसका रेडियस कहलाएगा। तो एटम का डायमीटर मीन साइज़, आप इसको साइज़ भी बोल सकते हैं, ठीक है। कि जो डायमीटर ऑफ एटम है वो 2 × 10⁻⁻10 मीटर है, या ये 2 एंगस्ट्रम है, या ये 0.2 नैनोमीटर। बिकॉज जो 1 एंगस्ट्रम है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो यहाँ पे 10⁻⁻10 मीटर की जगह पे आप एंगस्ट्रम को पुट कर दें तो ये 2 एंगस्ट्रम बन जाएगा। इसी तरह जो नैनोमीटर में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब 0.2 नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए ज़रा देखें, क्योंकि आपको पता है जो नैनोमीटर होता है वो 10⁻⁹ होता है। तो आप इसको इस तरह लिख लें कि 2 × 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। तो ये जो 10⁻⁹ है ये नैनोमीटर है, तो ये 10⁻⁻1 है ये डिवाइड हो रहा है 2 पे, तो आप इसको लिख सकते हैं 0.2, और ये क्या बनेगा 10⁻⁹ क्या बनेगा, नैनोमीटर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है
पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 के लगभग जो हैं वो एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब हर एलिमेंट्स एटम जो है वो छोटे भी हैं बड़े भी हैं। तो ये जो एटम का जो डायमीटर लिखा गया है ये एवरेज है, ठीक है, ये ऑन एवरेज लिखा गया है ये वाला भी। और इसी तरह जो मैस ऑफ एटम है वो 10⁻27 टू 10⁻25 किलोग्राम होता है। तो ये भी ऑन एवरेज ही लिखा गया, क्योंकि एटम टू एटम जो साइज़, एलिमेंट टू एलिमेंट साइज़ बढ़ रहा होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का साइज़ और है, आप उसके आगे चले जाएं साइज़ और है। जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में आगे तरफ जा रहे हैं तो साइज़ भी क्या हो रहा होता है, इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो ये ऑन एवरेज वैल्यूज़ लिखी गई हैं, ठीक है। इसको आप AMU में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में। जो 1 AMU है वो 1.661 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। अगर आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये कैसे होगा, 1.661 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। अब इसमें किया क्या है कि किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 के साथ क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, और ये क्या बन चुका है, -24 ग्राम। इसी तरह अगर इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से इसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये -21 मिलीग्राम बन जाएगा ये वाला, ठीक है। इस तरह ये 1 AMU इन मिलीग्राम क्या होगा, 1.661 मल्टीप्लाई 10⁻21 मिलीग्राम। अब ये जो हमने जो भी डिस्कशन की है ये वाली सारी, इससे हमें पता चलता है कि एटम एग्जिस्ट कर रहा है और उसका साइज़ बहुत ही छोटा है, बहुत ही स्मॉल साइज़ है। तो रिज़ल्ट देखें इसका कि दिस शोज दैट एटम्स डू एग्जिस्ट एंड दे आर ऑफ एन अमेजिंग स्मॉल साइज़। एटम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, इसका जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा है। इवन अ फुल स्टॉप हैविंग 2 मिलियन एटम प्रेजेंट इन इट। अगर आप एक फुल स्टॉप लगाते हैं तो उसके अंदर भी मिलियंस एटम्स मौजूद होंगे। तो अगर आप ये था हमारे पास एविडेंस। नेक्स्ट ये है कि अगर आप इस डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इस सारी वैल्यूज़ को हाफ़ कर दें तो वो डायमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ इस सारी जो ये डायमीटर है इस सब को अगर हाफ़ कर देंगे तो ये रेडियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ एटम जो है वो 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर होगा, ठीक है। और ये 1 एंगस्ट्रम हो जाए इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रम के इक्वल हो जाएगा, और ये 0.1 नैनोमीटर। तो ये जो था हमारा टॉपिक था एविडेंस ऑफ एटम।